लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे, वेव्स पढ़ रहे थे। वेव्स में हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ा था, राइट। हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए थे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दीज आर नॉट इन स्कूल एग्जामिनेशंस। फॉर्मूले भी नहीं, डेरिवेशन से छोड़ो, इवन नीट में के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आ जाए तो मेरा गला मत पकड़ना, इसलिए मैं नॉट इन सिलेबस नहीं लिख पा रहा हूं। वैसे कभी आता नहीं है, ठीक है। जेई मेन के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी तक जेई मेन में भी इसका क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए तो मतलब नीट के मुकाबले जेई मेन में आने के चांसेस ज्यादा है। जेई एडवांस में आएगा तो आएगा, मतलब प्रैक्टिकली सिर्फ जेई एडवांस में आएगा। इन्हीं रियल चांस जो है सिर्फ जेई एडवांस में आने के लिए है, उसमें भी कमी आता है। इसलिए डेरिवेशन के चक्कर में तो ज्यादा पढ़ के दिमाग खराब करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बस ये चीज रियलाइज कराना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि वेव्स आ रहा है तो हमको कुछ नई चीजें करनी है। अभी भी बेसिक्स वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस उन्हीं को हम लोग अच्छे से मैथ्स अप्लाई करके थोड़े डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने वेलोसिटी ऑफ वेव का निकाला था अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। मैंने डिराइव नहीं करवाया, बट आपका क्या नाम है, पावर ऑफ स्ट्रिंग वेव का भी फॉर्मूला निकाला था, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट। ये सब हम मैथमेटिकली डिराइव कर पा रहे हैं विद द नॉलेज दैट वी ऑलरेडी हैव अबाउट वर्क, एनर्जी, पावर एंड अदर मैकेनिक्स, ठीक है। क्योंकि वेव कौन सी, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिक्स के सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो, वैसे ये फॉर्मूले अगर चाहो तो याद कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन जेई मेन और नीट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, जो क्या था, दैट वाज अबाउट प्योर रिफ्लेक्शन, मतलब जिसमें ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था। उसमें दो केसेस देखे थे हमने, एट रिजिड एंड एंड एट फ्री एंड, है ना। तो रिजिड एंड में हमने क्या देखा था कि रिजिड एंड में कोई वेव अगर जाती है तो वहां से टकरा के पाई का फेज डिफरेंस लेकर लौटती है। इक्वेशन मैंने यहां पर इस पॉइंट को x इज इक्वल टू 0 मान के रखा है। इधर की तरफ मेरा प्लस एक्स है, इधर की तरफ मेरा माइनस एक्स है। तो इंसिडेंट वेव प्लस एक्स डायरेक्शन। हाँ, अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, वो चलो मेरे कंप्यूटर पे ऑन है, ठीक है। चलो, हम क्या कह रहे थे, ये जो इंसिडेंट वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहां पे माइनस के एक्स है। इसलिए यहां पर देख सकते हो आप माइनस के एक्स। हाँ बेटा, सर मैंने अभी ज्वाइन किया, बोल सकते क्या आप? कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं अभी भी रिवीजन ही चल रहा है। मैं कह रहा हूं हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्योर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिजिड एंड पे आपका पाई का फेज डिफरेंस आता है। मैंने इक्वेशन को सिंपल करने के लिए रिफ्लेक्शन के पॉइंट को x इज इक्वल टू 0 माना है, इंसिडेंट वेव के डायरेक्शन को प्लस एक्स डायरेक्शन माना है, रिफ्लेक्टेड वेव के डायरेक्शन को माइनस एक्स डायरेक्शन माना है। यहां पर आपका ओमेगा, क्योंकि प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है इसलिए ओमेगा टी प्लस के एक्स है। दोनों का साइन अगर सेम हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, दोनों का साइन अगर अपोजिट हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसलिए इंसिडेंट वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ओके बेटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली फ्री एंड में क्या होता है, कोई पाई का फेज डिफरेंस भी नहीं आता x इज इक्वल टू 0 पर। यहां पर भी ये x इज इक्वल टू 0 है, इधर की तरफ मेरा प्लस एक्स डायरेक्शन है, इधर की तरफ मेरा माइनस एक्स डायरेक्शन, ओके। यहां पर इंसिडेंट वेव ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव बिना किसी फेज डिफरेंस के वापस आ जाता है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हम जानते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हमने क्या पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, कि अगर कभी एक पॉइंट पर दो वेव्स पहुंच जाएं तो उस पॉइंट पर जो नेट डिस्टरबेंस होगा वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्टरबेंस के सम के बराबर होगा। ये पढ़ा था हमने, हाँ या ना, पढ़ा था ना। तो इस स्ट्रिंग पे देखिए इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। तो इस स्ट्रिंग के किसी पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, इस स्ट्रिंग पर जो भी वेव होगी वो एनर्जी किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में कि माइनस एक्स डायरेक्शन में? हम्म
बताइए, ये स्ट्रिंग से के थ्रू एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नहीं बेटा, जितनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, मतलब नेट ट्रांसफर एनर्जी का हो ही नहीं रहा। ठीक है, एनर्जी का नेट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। जितनी एनर्जी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही एनर्जी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है। ओके, समझ में आई बात? तो क्योंकि कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसी वेव को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ये दोनों ही एग्जाम्पल स्टैंडिंग वेव के हैं, जिसमें जितनी एनर्जी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उतनी एनर्जी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए वेव तो है पर एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रही वेव के साथ, इसलिए वेव खड़ी है, मूव नहीं कर रही इफेक्टिवली, ऐसा बोलना चाहते हैं। स्टैंडिंग वेव नाम से ये इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में इस स्ट्रिंग के किसी भी एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, ये तो प्लस पाई को माइनस ले आता, माइनस बाहर, माइनस बना के बाहर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा, a कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये माइनस साइन आ चुका है तो यहाँ पीछे माइनस आएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, राइट? सो दिस विल गिव यू, दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। यस सर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के। आपका आंसर आ जाएगा, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस या माइनस साइन का चेक कर लीजिए, सही है कि गलत है। खुद से ट्राई करके देखिए, ये आंसर आ रहा है या इतने के आगे माइनस आ रहा है? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट? तो यहां माइनस आएगा ना एक, है ना? ट्राई करो, यहां से यहां तक आने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी जरूरी है। सर ये रिजिडेंट का है। हाँ, सर ये रिजिडेंट का है। रेजिडेंट का निकाला मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया ना अभी तक, इसी को सॉल्व कर रहा हूं बेटा। यहां से यहां पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, मुझे बताओ। ये होता है ना फॉर्मूला, इतना टाइम लगेगा, इतना छोटा यस सा सर। आ रहा है।
इतना छोटा सा काम करने में इतना टाइम लगेगा आप लोगों को? थोड़ी प्रैक्टिस करो भैया, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी जरूरी है फिजिक्स के लिए, ठीक है? तो y इज इक्वल टू -2a sin kx cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन बनी। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू अगेन y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड, दैट इज इक्वल टू, अब साइन सी प्लस साइन डी है तो ये हो जाएगा 2a साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी वन डी बाई टू, तो यह आ जाएगा आपका cos kx sin ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट है ना? दोनों की इक्वेशन बन गई है। सर हाँ बेटा, सर अगले क्लास में आपने लिखाया था 2a sin ओमेगा t प्लस 5 क्या एट फ्री एंड का सर, y इक्वल टू yi प्लस yr। तो 2s sin ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस के एक्स है तो सही। नहीं सर, आपने सिर्फ 2a sin ओमेगा t प्लस 5 लिखाया था। तो बेटा वो एट फ्री एंड था, बात समझो, x इज इक्वल टू जीरो पे था वो, x इज इक्वल टू जीरो डालो, यहाँ कॉस के एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ या ना? ये मैं जनरल x पे कह रहा हूं, ठीक है? ओके सर। क्लियर? ओके, सो अब इनका मीनिंग समझते हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। रिजिड एंड पे क्या हुआ, फ्री एंड पे क्या हुआ, इसको कॉपी कर लो पूरे को, फिर करते हैं। हो गया सर कॉपी। ठीक है, सबको कर लेने दो। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ रहा हूं, किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेज कर दो। तो हमारे पास, अगर मैं रिजिड एंड के बारे में बात करूं, पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। रिजिड एंड वाले वेव की इक्वेशन क्या बनी थी, y इज इक्वल टू -2a sin kx cos ओमेगा t प्लस 5। इसका मीनिंग समझते हैं इस इक्वेशन का। तो देखो, एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पार्टिकल को कंसीडर करोगे अगर आप स्ट्रिंग पर, तो उसके लिए आपका x तो कांस्टेंट है, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। यस सर। सो देयरफॉर 2a sin kx, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर x पर। तो किसी पर्टिकुलर x पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c, चलो ठीक है, -c cos ओमेगा t प्लस 5, है ना? ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऑल पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं, all particles seem to have same phase। आप बोलोगे सर सेम क्या, सेम फेज ही है, लेकिन मैं फिर भी सेम बोल रहा हूं तो
आगे चल के हमें पता चलेगा कि सब सारे पार्टिकल्स का फेज सेम नहीं होता है। ठीक है, अभी दिखने में लग रहा है हाँ सबका फेज सेम है, राइट, cos ओमेगा t प्लस फाइव, है ना, अभी तो लग रहा है ना। यस सर। पर c की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड c इज गिवन बाय 2a। सर फेज उन लोग का पाई से डिफर करता है। ठीक है यार, वो मैं पहुंचूंगा ना वहां पे, एक एक करके पहुंचने दो ना। अब एम्पलीट्यूड c की वैल्यू कितनी है, 2a sin kx, राइट, है ना। दिस इज डिफरेंट एट डिफरेंट x, राइट। ये एम्पलीट्यूड अलग 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 जगह पे। तो हम लोगों ने एक बहुत ही की चीज यहां नोट करी कि प्रोपगेटिंग वेव जिसकी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, तो प्रोपगेटिंग वेव में क्या हो रहा था, जब प्रोपगेटिंग वेव स्ट्रिंग पर थी तो प्रोपगेटिंग वेव में क्या हो रहा था, ऑल पार्टिकल्स हैड सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फेज। और आपका स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा है, particles have same, sorry, different amplitude but seem to have, फिर से seem to have यूज कर रहा हूं मैं, seem to have same phase, right। पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट है, डेफिनेटली डिफरेंट है, अलग अलग एक्स पे अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है, पर सबका फेज एक जैसा बराबर लग रहा है, हाँ या ना, बोलो। बोल दो, ठीक है। यस सर। सबका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है बट फेज दिखने में लग रहा है कि सबका सेम टू सेम है, ओके। चलो फिर प्रोपगेटिंग वेव में ये भी बात हो गई, प्रोपगेटिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इस चीज को, पहले इसको कॉपी कर लेंगे फिर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। हो गया सर कॉपी। हो गया, चलो आगे बढ़ता हूं फिर। देखो, तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स जो हैं उनकी इक्वेशन थोड़ी ऐसी आई है कि सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है पर फेज सेम है, दिखने में ऐसा लग रहा है। फिर से एक इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू, माइनस था तो माइनस थोड़ा परेशान कर रहा है हमको, बट माइनस 2s साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी है ना। तो अगर मैं यहां पर सिर्फ एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाऊं विथ x, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिजिड एंड था, उधर आपका x पॉजिटिव था, इधर आपका x नेगेटिव है ना।
तो आपका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, -2a sin kx, ये आपका एम्पलीट्यूड है ना, ये पूरा आपका एम्पलीट्यूड है, -2a sin kx, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, राइट। तो -2a sin kx आपका एम्पलीट्यूड है। अब -2a sin kx sin 2a sin kx का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा यहां से ऊपर उठता, पर -2 है इसलिए ऐसे जाएगा, मतलब लेफ्ट में ऐसे जाएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड हो रहा है, राइट। है ना बेटा, यही ना, ऐसा ही होगा ना एम्पलीट्यूड, -2a sin kx। अब मुझे बताओ, क्या एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या, एम्पलीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट एम्पलीट्यूड के बारे में बोलना चाहिए, पार्टिकल तो हमेशा दोनों तरफ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी है तो यहां पर cos ओमेगा टी में वो एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, तो जाएगा तो दोनों तरफ ही, राइट, है ना। सो द पार्टिकल अगर ऊपर एक इधर ऊपर कहां तक जाएगा, ये 2a है ना, अगर पार्टिकल ऊपर 2a जाएगा तो नीचे भी 2a तक जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ होगा, राइट, है ना। यस सर। अब ये रेड लाइन ध्यान दीजिएगा, वेव की वेव नहीं है, ये रेड लाइन सिर्फ आपका एम्पलीट्यूड है। तो मैं एम्पलीट्यूड को दोनों तरफ ड्रॉ कर लेता हूं, सिर्फ एक तरफ ड्रॉ करके कोई फायदा है क्या एम्पलीट्यूड को, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक तरफ एम्पलीट्यूड को ड्रॉ करके। है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड है इतना, ऊपर इतना जा सकता है नीचे इतना जा सकता है, इसी रेंज में रहेगा। यहां का पार्टिकल 2a तक जा सकता है, इधर 2a तक जा सकता है, यहां का पार्टिकल यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, ये वाला पार्टिकल एकदम मूव नहीं कर सकता, ये वाला पार्टिकल एकदम मूव नहीं कर सकता, हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो আমি বলছি কেউ বলছি না স্যার পরেশান হয়ে যাচ্ছে। different particles have different amplitude, यहां तक तो क्लियर है, अलग अलग पार्टिकल्स के पास अलग अलग एम्पलीट्यूड है। some particles have जीरो, और देखो जीरो क्या है, थ्योरेटिकली हो रहा है, प्रैक्टिकली कभी भी 100% रिफ्लेक्शन होता नहीं है। तो सम पार्टिकल्स हैव जीरो, और कहना चाहिए मिनिमम एम्पलीट्यूड। कुछ पार्टिकल्स के पास या तो जीरो एम्पलीट्यूड होता है या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, जहां पे ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। क्या कहते हैं इनको, नोड्स कहते हैं। तो यहां पे कौन कौन से नोड्स हैं, तो सर यहां पर ये वाला नोड है, ये वाला नोड है, ये वाला नोड है, ये वाला नोड है, ये सब क्या है बेटा, नोड्स। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो बता दो। वहीं पे आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड
देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड को नोड कहेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या कहेंगे, एंटी नोड्स। ठीक है। डिस्टेंस ये बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स और टू कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स। देखो मेरी किस्मत थी टू कंजिक्यूटिव के जस्ट नीचे पहुंच गया, आपको आप पूरा आपस लिखिएगा टू कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स आर कॉल्ड, सॉरी आर कॉल्ड नहीं, इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू, मतलब वेवलेंथ का आधा होता है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज योर लैम्डा बाय टू। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां पर इसको जीरो डाल दो तो साइन के एक्स जीरो है, राइट। साइन के एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज के एक्स इज इक्वल टू एन पाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स पाई बाय के, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा बाय टू, है ना, है ना। समझ में आई बात। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. चलो अभी बहुत सारी बातें बाकी है, अभी सुनो। इमेजिन करो एक पॉइंट जहां पर cos ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है 1। एक टाइम कंसीडर करिए जहां पे cos ओमेगा टी 1 हो जाता है। तो अगर cos ओमेगा टी 1 है बेटा, तो आपका y कितना हो जाएगा, -2 है साइन के एक्स, मतलब ये वाली जो लाइन है यही होगा ना y, हाँ या ना, राइट। ऐसे इसको थोड़ा सा अलग कलर से एक बार बना देता हूं आपको समझाने के लिए, आप लोगों को अलग कलर से बनाने की जरूरत नहीं। यही है ना y, जब वो cos ओमेगा टी 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए तो, हाँ या ना। Sir. मतलब कि जब ये वाला पार्टिकल ऊपर था, ये वाला पार्टिकल नीचे था, ये जब ये वाला पार्टिकल ऊपर था, ये वाला पार्टिकल भी अपने मैक्सिमम वाई पे था, ये भी 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 मैक्सिमम वाई पे था, ये सारे के सारे मैक्सिमम वाई पे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाले सारे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे, राइट, आया ना। मतलब क्या हुआ, ये जो दो नोड्स के बीच का जो रीजन है, इनके बीच में सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, है ना, है ना। Yes, sir. चलो ये तो इसका डेरिवेशन था। अब मैं यहां पे कुछ और बात लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि द रीजन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड, उसका नाम दिया हमने, क्या नाम दिया है, लूप। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये एक लूप है, ये पूरा रीजन ये दूसरा लूप है। समझ में आई बात। ऑल पार्टिकल्स इन अ लूप ऑसिलेट टुगेदर, एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, तो ऑसिलेट इन सेम फेज। जितने भी पार्टिकल्स है ना एक लूप में, वो सब एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे। समझ में आ रहा है उसका मोशन कैसा होगा, दो लूप के, दो नोड्स के बीच में या एक लूप के अंदर, हाँ या ना, समझ में आ ही रहा होगा। Yes, sir. तो ऑल पार्टिकल्स इन अ लूप ऑसिलेट इन सेम फेज, ठीक, ये इसी का पॉइंट था, ठीक है, इसी का प्रूफ है ये। अच्छा, इन पॉइंट्स को क्या बोलते थे, एंटी नोड्स, राइट। दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना होता है, लैम्डा बाय 2 ही होता है। और एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4 होता है, बीचों बीच लाई करता है। एक और बात लिखनी है, क्या, एक और पॉइंट ये है मुद्दे की कि
particles in adjacent loops oscillate in opposite phase। मतलब ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेट करेगा। जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, है ना। तो एडजेसेंट लूप्स जो है, अगल बगल वाले जो लूप्स हैं, वो अपोजिट फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक और चीज हो जाएगी। अच्छा, अपोजिट फेज का मतलब क्या हो गया? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई। और एक और चीज इसी का आगे, इसी पॉइंट का एक और वो है, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इसी पॉइंट से डिराइव होता है अगला पॉइंट भी, कि पार्टिकल्स इन alternate loops oscillate together। alternate का मतलब एक छोड़ के, ये ऊपर ये नीचे तो ये भी ऊपर, है ना। समझ में आई बात? तो इन पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी कर लेंगे और ध्यान रखेंगे क्या लिखाया है कॉन्सेप्ट के साथ। और ये सब कहां से आ रहा है? मैथ से आ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, वो लास्ट में लिखता हूं यहां पर। क्या है वो पॉइंट? द रिजिड एंड इज ऑलवेज अ नोड। हाँ या ना? क्योंकि रिजिड एंड तो मूव कर ही नहीं सकता, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहेगा, तो क्या बनेगा वहां पे? हमेशा नोड ही बनेगा। देखो ऐसा समझो, ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा पूरी बात, कॉपी तो कर ही लोगे, सुनिएगा कि आपका जो रिजिड एंड है बेटा, वहां पर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस है पाई, है ना। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है। तो आपका बेसिकली रिजिड एंड पे क्या हुआ? इंसिडेंट वेव बोला ऊपर जाओ पार्टिकल को, और रिफ्लेक्टेड वेव बोला नीचे जाओ, तो दोनों कैंसिल हो गए, जीरो हो गया। सारे नोड्स पे यही हो रहा है। हर नोड पे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट फेज में है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और हर एंटी नोड पे क्या होता है? दोनों सेम फेज में है। ठीक है, हर एंटी नोड पे क्या होता है? दोनों सेम फेज में, इस वजह से ऐड हो जाता है। ठीक है, देखो यहां पर मान लेते, अच्छा देखिए, इंसिडेंट वेव का फेज कैसे मिलता है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब कि जब एक्स इंक्रीज होता है फेज डिक्रीज होता है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फेज इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप इधर जाओगे फेज इंक्रीज होगा। ये इंसिडेंट वेव का है। और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या होगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो जैसे जैसे इधर जाओगे फेज डिक्रीज होगा, है ना। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाते जाओगे वैसे वैसे इंसिडेंट वेव का फेज डिक्रीज होता, सॉरी इंक्रीज होता जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का फेज डिक्रीज होता जाएगा। दोनों के बीच फेज डिफरेंस पीरियोडिकली वेरी करता जाएगा, राइट। एक मिनट बेटा, जरा सा कुछ कर दो ना, ऐसा ही हो जा रहा है। कॉपी कर लो तब तक, समझा तो दिया ही मैंने।
ठीक है ना। कॉपी कैसे करना समझ में आ रहा है? पहले ये कॉपी करना है, भले तो डायग्राम बनाना ही है, उसके बाद ये कॉपी करना है, फिर ये उसका डेरिवेशन हो गया, उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स, फिर ये दोनों पॉइंट्स, फिर लास्ट में ये वाला पॉइंट। ओके, आगे बढ़े। यस सर। समझ में पूरा आया ना क्या चल रहा है? हाँ है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं, नो सर, समझ पाया है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? अच्छा, मतलब मैंने ऐसे तो लिखा ही था यहाँ पे, बट ये अलग से भी लिख लो कि नोड्स आर फाउंड एट x इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या है? जब हमने बात किया था रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, तो वहां पे इक्वेशन क्या आई थी? यहां पे इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t प्लस 5, राइट? है ना। तो यहां पर भी अगर मैं सेम एनालिसिस करूं जो पिछली बार किया है, सेम टू सेम सब कुछ करता जाऊं, तो मुझे दिखेगा कि ये आपका फ्री एंड है। इसमें अगर आप एम्पलीट्यूड को ड्रॉ करोगे तो एम्पलीट्यूड विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। सो नेचुरली उल्टा एम्पलीट्यूड बनाएंगे तो वो ऐसा आएगा। मतलब हर एक पॉइंट का मैंने एम्पलीट्यूड दोनों डायरेक्शन बना दिया है कि एक्सट्रीम कहां तक जा सकता है पॉइंट। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, नोड एंटी नोड सबकी डेफिनेशन वगैरह सब सेम रहेगी। फर्क ये रहेगा कि एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट फ्री एंड। रिजिड एंड पे बना था नोड, फ्री एंड में बनेगा एंटी नोड। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं, फ्री एंड बना एंटी नोड। ओके, दूसरा तो लोकेशन ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा?
x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 4, लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स हो जाएगा x इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। इसमें क्या है, यहां पर जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो यहां का पार्टिकल नीचे जाएगा, यहां का पार्टिकल फिर से ऊपर जाएगा सारा का सारा, और यहां के पार्टिकल्स फिर से नीचे जाएंगे। इस तरीके का आपका वेव बनेगा। ठीक है बेटा, स्ट्रिंग का शेप बनेगा। इसमें भी कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, लिख ही ले दो, नो एनर्जी, नो नेट एनर्जी is transferred, no net energy is transferred through string for by a standing wave। कॉपी हो गया? देखो इसमें और पिछले वाले में कोई फर्क नहीं, सारे पॉइंट सेम टू सेम है, सिर्फ नोड्स और एंटी नोड्स की लोकेशन बदल गई है। आगे बढ़ते हैं। सर अब ओके सर। अच्छा, हो गया सर। हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा एनर्जी एंड स्टैंडिंग वेव। देखो लेट से ये हमारे वेव की इक्वेशन है, ये आपका रिजिड एंड है, इस तरीके का वेव बना है, स्टैंडिंग वेव। मतलब यहां पर इंसिडेंट इधर से आया है, रिफ्लेक्टेड इधर से चला गया। तो इसकी इक्वेशन सिंपल सी होती है, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव करो, या ओमेगा टी का तो वो तो आपके टाइम के सिलेक्शन पर है ना। तो इसमें अगर आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करो, डी के बाई डी एक्स, तो ये इट इज गिवन बाय हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बेसिक सॉरी साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
क्यों? आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसका यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, है ना, किसी पार्टिकल की। क्या आ जाएगा? 2a sin kx माइनस 2a sin kx sin ओमेगा टी, राइट। वेलोसिटी का यूज करके आप, सॉरी, माइनस 2a ओमेगा sin kx cos ओमेगा sin ओमेगा टी, तो उसका यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आप du बाई डी करोगे तो ये भी क्या आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। अच्छा, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। देखिए भैया, जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है वहां पर तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं सकती, है ना। यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है, साइन के एक्स जीरो है, तो बताइए यहां पर क्या पार्टिकल के पास वेलोसिटी है? बोलो, नहीं है ना। नो सर। पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है तो कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हो सकती, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, हमेशा जीरो रहेगी। वहीं अगर आप डी यू बाई डी एक्स के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो इसका फॉर्मूला और अलग आता है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी सेम आ जाएगी, मतलब तो ये आपके स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में आएगा, सॉरी टेंशन के टर्म्स में आएगा, बट उसको आप अल्टीमेटली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज आपकी दोनों में सेम रहती है, बेसिकली 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ये, इनटू यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर के एक्स cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या बोल रहा है कि भैया जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है, साइन जीरो है, वहीं पे तो cos 1 है ना, वहीं पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहीं पे आपकी स्ट्रिंग का स्लोप सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? स्लोप ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन ज्यादा होगा। स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ ये रही और एक्सटेंडेड लेंथ ये रही, है ना। बोलो, जितना ज्यादा ये स्लोप बनेगा उतना ही ज्यादा ये वाला लेंथ रहेगा ना, तो उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, तो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना। और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां उस पॉइंट के बारे में सोचिए, किसी भी टाइम पर ये वाला पार्टिकल कहां होगा? यहां होगा, और उसको स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा? कुछ ऐसा। इस पॉइंट पे कभी भी स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि वहां का स्लोप जीरो है, नेचुरल लेंथ भी इतनी थी, फाइनल लेंथ भी इतनी है, तो यहां पे कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो बात को समझो, अगर आप किसी भी टाइम पर एनर्जी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी कांस्टेंट होगी, नहीं। क्या होगा, ये यही रिजल्ट है, ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक एंटी नोड और एक नोड, इस रीजन की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड, एडजेसेंट एंटी नोड, इज कांस्टेंट ओवर टाइम। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती, इतने रीजन की टोटल एनर्जी कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। समझ में आई बात? मतलब कि जो एनर्जी है वो यहीं पे घूम रही है, यहां से आगे गई इधर आई, आगे गई इधर आई, आगे गई इधर आई, मतलब यहां पे पहले पोटेंशियल एनर्जी है, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, राइट। फिर जब मिड पॉइंट पे आ गया, यहाँ की वेलोसिटी मैक्सिमम इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बेसिकली एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी, नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में एनर्जी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमती रहेगी, दैट्स इट। ओके बेटा, इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो एनर्जी इन द रीजन बिटवीन अ नोड
and an antinode remains constant over time। ठीक है, देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रिंग का शेप कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। थोड़ी देर बाद ऐसा दिख सकता है। स्ट्रिंग का शेप समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा समझ में? पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक साथ ऊपर गई, एक साथ नीचे आई, दो नोड्स के बीच में एक साथ ऊपर गई, एक साथ नीचे आई, है ना बेटा। देखो ये वाली एनालिसिस ओहो, ये वाली एनालिसिस हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रही है, इनफैक्ट हो सकता है कि मुझे मालूम है डिफिकल्ट लग रही है, तो इसलिए मैंने ये एनालिसिस पूरी नहीं कराई, सिर्फ आपको इसके रिजल्ट्स बताए हैं। और आपके लिए ये रिजल्ट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रख लीजिए। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा। इस फॉर्मूले पे अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो छोड़ दीजिए, दिन में भलाई है, क्योंकि उतना समय तो एग्जाम में होगा नहीं आपके पास। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग टेढ़ी हो जा रही है, टेढ़ी होने पर उसकी लेंथ बढ़ जा रही है ना। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। कॉपी हो गया? सर हम्म, सर ओमेगा टी प्लस 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे यार आप यहां कर लो इसको ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। बेसिकली मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार 5 लिखने का मन नहीं है। ओमेगा टी प्लस 5 लिखना चाहिए, अगर प्रॉपर लिखोगे तो ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। ठीक है, मैं नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे आलस आ रहा था। इससे कोई नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि सर टाइम मैं मेजर कर रहा हूं, मैंने ऐसे टाइम पे स्टॉप वॉच ऑन किया जिस टाइम पे 5 की वैल्यू 0 हो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसीलिए आप कई बार देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि बुक में अक्सर 5 नहीं लिखा रहेगा, कभी लिखा भी रहेगा, कभी नहीं भी लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने टाइम का मेजरमेंट कब शुरू किया, जब फेज 0 था तब शुरू किया या किसी और टाइम पे शुरू किया। ओके, क्लियर है या नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, हमारा अगला टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। आप में से कुछ लोग क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में थे क्या? यस सर। थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने ना क्लास 10th में? रेजोनेंस में पढ़ा है, याद है? यस सर। अगर याद है तो प्लीज उसको भूल जाइए, क्योंकि अपन को नए सिरे से सीखना सब कुछ। ठीक है, ओके बेटा। जिसको याद नहीं है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिसको याद नहीं है प्लीज भूल जाइए, या
पुरानी नॉलेज जो आपकी है, क्योंकि वो इतनी आधी अधूरी थी, उसको यहाँ अप्लाई करने जाओगे, अपने उस नॉलेज में अगर इस अभी वाले पॉइंट को फिट करने जाओगे तो शायद सारी चीजें फिट नहीं हो पाए, इसलिए नए सिरे से इसको सीखिए, ठीक है। सो हमारा अगला टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। बेसिकली हम क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पे, हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हाउ टू प्ले अ गिटार। देखो फिजिक्स में सब कुछ सीख जाते हैं हम लोग, बॉल को स्विंग करना सीख जाते हैं, है ना, पढ़ा था ना बर्नौलीज थ्योरम। मैग्नेस इफेक्ट भी कहते हैं उसको। बॉल को स्विंग करना सीख जाते हैं, मतलब बॉलिंग करके आप क्रिकेटर बन सकते हो, फुटबॉल को किक मार के आप फुटबॉलर बन सकते हो, राइट। बैटिंग करना भी सीखा था, कितने शॉट, कितना फोर्स लगाओगे बैट से किस डायरेक्शन में तो कैसे बॉल डिफ्लेक्ट होगी वगैरह वगैरह, राइट। और अब क्या सीख रहे हैं, गिटार बजाना भी सीख रहे हैं सिर्फ, और अगले चैप्टर में जब साउंड पढ़ेंगे तो बांसुरी बजाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, मतलब बांसुरी हो गया, आप कुछ और बजा लो, मतलब एयर वाला जो फूंक मार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं सब कुछ बजाना सीख जाएंगे। तो वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग सीखना है, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन। तो इसमें अपना पहला केस है, क्योंकि गिटार के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला केस ले रहे हैं, टाइड एट बोथ एंड्स। गिटार देखा है कभी, गिटार में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, 3 4 5 6, कितने होते हैं? 6. उस कभी नोट किया उनकी थिकनेस वगैरह के बारे में, यस सर. क्या होता है? कुछ बहुत मोटा है और कुछ बहुत पतला. कुछ बहुत मोटा होता है, कुछ बहुत पतला होता है, क्यों? अलग अलग आवाजें क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उसमें एक और चीज होती है, उस स्ट्रिंग में टेंशन चेंज करने के लिए उसको स्क्रू को टाइट और ढीला कर सकते हो, राइट। यस सर. उसका यूज करके आप गिटार की ट्यूनिंग करते हो। मुझे मालूम है कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं, पर आगे जाके ये सब कुछ आपके लिए दिमाग में सेंस बनाएगा, इसलिए मैं सब बस बोल दे रहा हूं। गिटार की जो स्ट्रिंग्स हो अलग अलग थिकनेस की होती है, ठीक है, उसमें हम टेंशन एडजस्ट कर पाते हैं। और साथ ही साथ असली काम, जब आप मूवी वगैरह देखते हो उसमें क्या होता है ना, सलमान खान गिटार लेके आ जाता है, वो गाने जाने जाना गाना बजा देता है, और वो इंटरेस्टिंगली लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं कर रहा होता, जबकि गिटार बजाने का असली काम लेफ्ट हैंड से होता है। लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, आप स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज कर रहे होते हो, अलग अलग पॉइंट्स पे दबा रहे होते हो, और राइट हैंड से सिर्फ प्लग कर रहे होते हो। राइट हैंड का काम आसान है, मेन काम लेफ्ट हैंड का, ठीक है। स्ट्रिंग को अलग अलग जगह पर प्रेस करके आप स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करते हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन एंड थिकनेस। समझ में आई बात? 3 चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? टेंशन, थिकनेस एंड लेंथ, राइट। कोई मुझे बताएगा सर, थिकनेस और टेंशन का तो मुझे समझ में आ रहा था कि क्या रोल होने वाला है, बताइए तो क्या रोल होगा? थिकनेस और टेंशन का क्या रोल हो सकता है आपके गिटार प्ले करने में, बताइए। कोई तो बोल दो भाई। एम्पलीट्यूड सर. वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू होता है। टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ होता है अंडर रूट में। यस सर. टेंशन का रोल तो सीधे आ गया, मास पर यूनिट लेंथ, थिकनेस से कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो हम लोग टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ से कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो है गिटार की स्ट्रिंग की लेंथ। क्या हो रहा है यहां पे समझते हैं, क्योंकि वो दोनों एंड से टाइड है, तो दोनों एंड क्या हो गए, मूव नहीं कर सकते, इसलिए दोनों एंड क्या हो गए, रिजिड हो गए, हाँ या ना? सो आपके गिटार, हाँ सर सब स्ट्रिंग की मतलब थिकनेस डिफरेंट होती है. हाँ, सब मतलब 6 स्ट्रिंग है तो 3 मोटी 3 पतली. नहीं, हर एक की अलग अलग, एक सबसे पतली, एक उससे कम पतली, एक उससे और कम पतली, एक मोटी, एक उससे ज्यादा मोटी, और एक सबसे मोटी। समझ में आई बात? ठीक है।
हम अभी फिलहाल एक ही स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 6 स्ट्रिंग के बारे में एक साथ थोड़ा ना फिजिक्स में पढ़ेंगे अपन, वो म्यूजिक में पढ़ना है ना। तो ये अपने पास एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब दोनों एंड क्या हो गए, रिजिड हो गए। तो ये भी आपका रिजिड एंड है, ये भी आपका रिजिड एंड है। तो आप खुद बताइए, अगर मैं इसको वाइब्रेट कराता हूं तो यहां पर क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड? एंड्स पे क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड? नोड। हाँ, नोड बनेगा। नोट। यस सर। तो यहां बनेगा आपका नोड, यहां क्या बनेगा, नोड, मतलब दोनों एंड्स पे क्या बनेगा, नोड, राइट। तो स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट कर सकती है सर, स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर सकती है ना। कर सकती कि नहीं, राइट। स्ट्रिंग की लेंथ लेट से आपको दे रखी है एल, तो इस केस में ये जो लेंथ एल है ये कितना हो जाएगा, दिस लेंथ एल हैज टू बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, राइट। यस सर। यस सर। ओके, विच मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2l। वैसे इसको मैं लैम्डा नहीं बोल रहा हूं, लैम्डा नॉट बोल रहा हूं। क्यों, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। लैम्डा नॉट कितना है, 2l, विच मीन्स दैट अब लैम्डा नॉट होता कितना है, v बाय फ्रीक्वेंसी। बोलो। यस सर। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ, या एफ नॉट हो जाएगा v बाय लैम्डा नॉट। v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग अपॉन लैम्डा नॉट, दैट इज इक्वल टू v बाय 2l। अब ध्यान रखिएगा v का फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहां पे कभी v की जरूरत पड़े तो v क्या होता है, तो सर v तो होता है आपका अंडर रूट ऑफ f बाय म्यू, है ना। कोई दिक्कत? तो ये आपके फॉर्मूले हैं सब, इसको ध्यान रखना है। और आपको बताया तो बेटा, स्ट्रिंग वेव पे क्वेश्चन अगर आएगा तो 50% चांस है इन इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से आएगा, ठीक है, 50% चांस है। तो स्ट्रिंग जब दोनों एंड से बंधी हुई है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, v बाय, सॉरी, लैम्डा कितना आ रहा है, 2l, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, v बाय 2l। अभी इस फर्स्ट केस का एक और सेकंड केस बनाएंगे, फर्स्ट का b बनाएंगे, फर्स्ट का a था, अब फर्स्ट का b बन रहा है। स्ट्रिंग वही है, लेंथ वही है, स्ट्रिंग वही है, लेंथ वही है, ठीक है। पर आप मुझे बताइए कि ये यहां रिजिड तो यहां नोड पक्का है, यहां नोड पक्का है, पर क्या किसी और पॉइंट पे नोड बनने से किसी ने रोका है? बताओ। नहीं सर। तो किसी और पॉइंट पे भी तो नोड बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि देखो, यहां नोड है, यहां नोड है, तो इनके बीच में यहां पर एक लूप है, यहां पर एक की वजह दो लूप भी हो सकते हैं। यस सर। तो मैंने दो लूप बना दिए, राइट। मैंने यहां बना दिए दो लूप। तो इस केस में क्या मैं लिख सकता हूं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l इज इक्वल टू एल बाय 2 हो गया ना सर वो। 2 टाइम्स लैम्डा नॉट बाय 2, ये बोल सकता हूं क्या?
सॉरी 2 टाइम्स लैम्डा नॉट 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, ये बोल सकता हूं क्या? हाँ या ना? Yes, sir. ये बोल सकता हूं। दिस इंप्लाइज मेरा लैम्डा आ गया 2l/2 और इसका मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया v/2l/2। इसको मैं 2 लैम्डा नॉट और इसको मैं 2 एफ नॉट बोल सकता हूं कि नहीं? तो या तो स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है तो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, इस वेवलेंथ से ऑसिलेट करेगा, नहीं तो इस वेवलेंथ से ऑसिलेट करेगा, है ना? समझ में आई बात? अब आते हैं इसी फर्स्ट के केस सी पर। स्ट्रिंग वही है, लेंथ वही है एल। अभी मैंने बोला बीच में एक नोड और बना दो, ऐसा भी तो हो सकता है बीच में 2 नोड बन जाए, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? Yes, sir. तो स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ट्र ट्र ट्र, और यहां से समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 12/3 या फिर लैम्डा नॉट बाय 3, है ना? है ना? बोलो। और फ्रीक्वेंसी Yes, सिमिलरली sir. कितना हो जाएगा? 3f0 हो जाएगा या फिर 3v/12 हो जाएगा, है ना? समझ में आ रही बात? अब देखो म्यूजिक के लिए एक और अच्छा टर्म क्या हो सकता है? म्यूजिक नहीं, मतलब म्यूजिक से और बड़ा चीज है वो। क्या नाम है उस, क्या होता है वो? बहुत ही प्यारा सा नाम है, हारमोनी। याद है? जानते हो? याद क्या होगा? जानते हो हारमोनी? अंग्रेजी का वर्ड है, इतना तो यस जानते हो सर। ना? तो इसलिए हम लोगों ने जो अलग अलग मोड्स के जो वाइब्रेशन था इसका नाम दिया है हारमोनी, हारमोनी से। ठीक है, आप यूं समझ लो कि हमने इस फर्स्ट वाले का नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला था इसका हमने नाम दिया, या तो हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल, ये फर्स्ट वाले का नाम है, ठीक है, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसके दो नाम है, या तो फंडामेंटल बोलते हैं या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। ओके बेटा, इसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? इसका नाम हमने दिया, फिर देखो दो नॉमेनक्लेचर चल रहे हैं, एक फंडामेंटल वाला और एक हार्मोनिक वाला। तो फंडामेंटल की जगह हम लोग इसका नाम दे सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और कौन सा हार्मोनिक? तो सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। अब देखो जो आईसीएससी में पढ़ के आए हैं वो इस ओवरटोन की जगह क्या डाल देते हैं? आईसीएससी में क्या लिखते थे ओवरटोन की जगह, कुछ याद है? सब्सिडियरी फर्स्ट लिखते थे, प्रिंसिपल। फर्स्ट सब्सिडियरी लिखते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग सेकंड, क्या बोलते हैं? सेकंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, और यहीं से आपका नाम आया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। कैसे? लैम्डा को देखिए, हैं? ये क्या हुआ?
ये गलत लिख दिया ना बेटा, ये लैम्डा नॉट बाय 2 है ना। बोलना चाहिए ना, कुछ गलत हो रहा है तो। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, लैम्डा को देखिए, ये पहले लैम्डा नॉट था, फिर लैम्डा नॉट बाय 2 आया, फिर लैम्डा नॉट बाय 3 आया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि ये आपके म्यूजिक के सीक्वेंस में है, इसीलिए इस तरीके के प्रोग्रेशन का नाम हमने क्या दिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम दिया। ठीक है बेटा, इस तरीके के सीक्वेंस का नाम क्या दिया हमने, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रही बात? इसका डिनोमिनेटर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लैम्डा नॉट बाय 2, लैम्डा नॉट बाय 3। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे इसके आगे जनरल केस में, अगर आपके पास nth हार्मोनिक है, so this is same as n minus 1 1th ओवरटोन। समझ में आई बात? और ऐसे में आपका लैम्डा हो जाता है लैम्डा नॉट बाय n, दैट इज इक्वल टू 2l बाय n, और फ्रीक्वेंसी हो जाती है n f नॉट, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n टाइम्स v बाय 2l। ठीक है ना, n v बाय 2l है, ठीक है ना, f नॉट की वैल्यू डाल रखी है यहाँ पे v बाय 2l। ओके, समझ में आ रही बात? नीचे लिख देता हूं। क्लियर है बेटा? पर ये कौन सा है, ये सर फिर स्ट्रिंग, से रिपीट कीजिए। देखो हार्मोनिक में आप देखिए ना, फर्स्ट हार्मोनिक में कितना है, लैम्डा नॉट है। सेकंड हार्मोनिक में कितना हो गया, 2 लैम्डा नॉट, सॉरी लैम्डा नॉट बाय 2 हो गया। थर्ड हार्मोनिक में कितना हो गया, लैम्डा नॉट बाय 3 हो गया। फोर्थ में कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाय 4। nth में कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाय n। ओके, ठीक है, और लैम्डा नॉट कितना है 2l, तो यहां कितना हो गया 2l बाय n। फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट हार्मोनिक में कितना था, एफ नॉट, सेकंड में कितना था 2f नॉट, थर्ड में कितना था 3f नॉट, राइट। तो ऐसे ही nth में कितना हो जाएगा, nf नॉट। ठीक है बेटा, यहां आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2l एंड एफ नॉट इज इक्वल टू v बाय 2l। ओके बेटा, अभी तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को कि कुछ कंफ्यूजन है इस चैप्टर में? आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ूं कि नहीं? सर कॉपी कर रहे हैं सर। करो जल्दी जल्दी। सर सर आप सबसे नीचे क्या लिखे हैं सर वहां पर, एफ इक्वल टू एन एफ नॉट के बाद? एफ नॉट की वैल्यू डाल दी है, v बाय 2l। हो गया सर। ठीक है,
किसी का नहीं हुआ है तो हैंड रेज करो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं। ओके, सो नेक्स्ट केस, केस 2। क्या है केस 2? पिछला केस क्या था? टाइड एट बोथ एंड्स। अब है स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड। अगर स्ट्रिंग सिर्फ एक एंड पे टाइड है, मतलब क्या होगा, एक तरफ फ्री एंड है, ये आपका लेट्स से एक रॉड है, इस रॉड में हमने एक रिंग अटैच कर दी है, रिंग फ्रिक्शनलेस रॉड के ऊपर स्लाइड कर सकता है, इस रिंग से हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट करी, इसके दूसरे एंड से हमने रिजिड एंड बना दिया, टाई कर दिया दूसरा एंड पे। तो एक एंड फ्री है, दूसरा एंड रिजिड है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सेकंड का केस ए, इसको हम कहते हैं, इसमें क्या होगा, आपका स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा कुछ इस तरीके से, इधर नोड बनेगा, इधर एंटी नोड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, रिजिड एंड पे हमेशा नोड बनता है, फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें आपका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 4, दिस इंप्लाइज लैम्डा नॉट कितना हो गया, 4L हो गया। सो इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितना हो गया, V बाय 4L हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल, या फिर दूसरा नाम क्या हो सकता है, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। यही अगर हम इसी सेकंड केस के बी केस में जाएं, सब केस बी में जाएं, तो वहां क्या होगा, एक एंड तो आपका रिजिड ही है, दूसरा एंड आपका फ्री है ही है। इसमें रिंग लगा दी है आपने और रस्सी ऐसे बांध दी है। इसमें क्या है, यहां पर एंटी नोड बनना जरूरी है, यहां पे नोड बनना जरूरी है, पर बीच में किसी और पॉइंट पे भी नोड बन सकता है। तो उस केस को अगर हम कंसीडर करें तो आपका स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो सकता है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L इज इक्वल टू ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 4। समझ में आ रही बात? इसको यहां से काट के देखो, ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, हाँ या ना? So length of the string is equal to 3 times lambda by 4. This implies lambda is equal to 4L by 3, which means lambda is equal to lambda naught by 3. या lambda naught by 2 नहीं आया, lambda naught by 3 आ गया सीधे। इसका इस मोड ऑफ वाइब्रेशन का हमने नाम क्या दिया? अगर इस तरीके से स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो हम क्या बोलते हैं, कौन से मोड में वाइब्रेट कर रही है? तो बोलते हैं या तो इसको बोल दो आप फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहे हैं, या बोलो कौन सा हार्मोनिक बताइए? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, बताते हैं। आपका यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स V बाय 4L, दैट इज 3 F0। ध्यान दीजिए, हार्मोनिक और ओवरटोन बिल्कुल अलग अलग नॉमेनक्लेचर। ओवरटोन में आप ऐसे समझ सकते हो, ओवरटोन में बात कर रहा है कि
फंडामेंटल के ऊपर कौन सा नंबर पे इसका नंबर आता है, या यूं कहना चाहिए फंडामेंटल के अलावा से एक्स्ट्रा कितने लूप्स आते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले वाले को देखिए, इसमें फंडामेंटल में एक लूप है, फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप है, 2 हैं, सेकंड ओवरटोन में कितने लूप है, 3 है। मतलब फर्स्ट में एक, फंडामेंटल में एक, फर्स्ट में एक से एक ज्यादा, सेकंड में एक से 2 ज्यादा। समझ में आई बात? हाँ या ना? ओवरटोन में यहां देखिए, यहां कितना है, फर्स्ट में आधा है, सेकंड में आधे से एक ज्यादा है, राइट? तो क्या हो गया, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हार्मोनिक के बारे में बात करते हैं। हार्मोनिक में वी आर इंटरेस्टेड इन की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हो गई है, या यूं कहना चाहिए नंबर ऑफ लूप्स कितने टाइम्स हो गए। यहां नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 1 है, यहां कितने हैं, डबल हो गए, 2 हो गए, यहां कितने हैं, ट्रिपल हो गए, 3 हो गए। तो ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक। यहां कितना है नंबर ऑफ लूप्स, आधा है, यहां कितना है, 1.5 है, कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। बोलो ना। यस सर। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया, अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ लूप से देखना चाहते हो तो। अदरवाइज हार्मोनिक का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स बढ़ जा रही है, या वेवलेंथ कितने टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। और ओवरटोन का मतलब क्या है कि फंडामेंटल के बाद कौन से नंबर पे ये वाला वाइब्रेशन आता है। ओके बेटा, तो अब बात करते हैं सेकंड के सी की। इसमें क्या होगा, बीच में 2 नोड बनाएंगे हम लोग। तो 2 नोड कैसे बनेंगे, 2 ऐसे, तो 2 ही बनाने हैं ना। जितना हो सके इन दोनों का साइज बराबर करने की कोशिश करें जितना हो सके। फ्री हैंड में ज़्यादा होता नहीं है, ऐसा मुझे मालूम है। चलो एक काम करते हैं, बना देता हूँ मैं। ये रहा 1, ये रहा 2, तो अब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें आपका लेंथ कितना हो जाएगा, तो सर ये λ/4, ये एक और λ/4, एक और λ/4, एक और λ/4 और एक और λ/4, तो कितना हो जाएगा लेंथ, 5 टाइम्स λ/4। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4l/5, दैट इज इक्वल टू λ0/5। तो लैम्डा हो गया आपका λ0/5, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5f0। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम देंगे सेकंड ओवरटोन। ठीक है, सेकंड ओवरटोन। और कौन सा हार्मोनिक होगा, बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग बताएंगे। हार्मोनिक, हाँ, फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, इसका अगर आप कोई जनरल केस देखोगे तो जनरल केस में क्या हो जाएगा, जनरल केस में आपका अगर mth ओवरटोन, अगर आपका nth हार्मोनिक है, तो इसका मतलब हो जाएगा n इज इक्वल टू 2m + 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीनों में चेक कर लो। हाँ, आ रहा है। ऐसे में हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू λ0/n
एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन एफ नॉट। ये फॉर्मूले दोनों में सेम है, बस एन की वैल्यू अलग आ गई है। लैम्डा नॉट और एफ नॉट भी अलग है। लैम्डा नॉट कितना है? लैम्डा नॉट है एल बाय फोर एल। लैम्डा नॉट है 4l और एफ नॉट है v बाय 4l। यहां पर एक पॉइंट आप नोट डाल के लिख सकते हैं, क्या नोट, इवन हार्मोनिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलेंगे आपको जब आपका एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होगा। तो समझ में आई बात? हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो ये आपका देखा जाए तो थ्योरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या तो कहते हैं उसको, जो भी है वो एक्सपेरिमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए क्लास खत्म है। ये काफी आपको मैंने जो पिछले 2 पेजेस में पढ़ाया ना बेटा, ये 2 पेजेस वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, और ये आपकी बता रहा हूँ 50% से ऊपर क्वेश्चन इन्हीं 2 पेजेस से आएंगे। बाकी 50% में से 40% क्वेश्चन होते हैं वो इक्वेशन ऑफ वेव से आते हैं। 10% क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत पावर और इन सब का बात किया जाता है। बाकी सब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये हार्मोनिक वाले और इक्वेशन वाले। ठीक है? हाँ बोलिए बेटा। सर नोट में क्या लिखा सर? इवन हार्मोनिक। इवन हार्मोनिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। देखिए हार्मोनिक क्या था, तो या तो फर्स्ट था या थर्ड था या फिफ्थ था, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ नहीं होता। इवन हार्मोनिक्स डू नॉट एग्जिस्ट कब? जब एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो तो। ठीक है? मतलब एक एंड रिजिड एक एंड फ्री हो तो। ओके बेटा? अब गिटार कैसे बजाते हैं समझो। हम लोग लेफ्ट हैंड से उसकी लेंथ चेंज करते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी पहले से फिक्स्ड है, उस लेंथ को चेंज करके प्लग करते हैं। तो जिस लेंथ के को आप छोड़ते हो, जो लेंथ आप सिलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से म्यूजिक बजता है। तो इसीलिए आप अलग अलग आवाज निकाल पाते हो। उससे इंटरेस्टिंग डिवाइस अगर कुछ है तो वो है एक तारा। एक तारा सुना है कभी? इसमें सिर्फ एक वायर होता है। यस सर। अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान का जो फोक सॉन्ग होता है ना, उसमें एक तारा ही बजाते रहते हैं वो लोग, है ना? देखा है कभी टीवी वगैरह में? यस Yes, सर, sir. देखे हैं। तो एक तारा जो है उसमें सिंगल स्ट्रिंग होती है। वो बजाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उसमें आवाज कैसे क्रिएट होती है कि आप किस पॉइंट पर स्ट्रिंग को रगड़ रहे हो ना। एक स्ट्रिंग अपने एक हाथ में स्ट्रिंग होता है, एक फ्रिक्शन वाला स्ट्रिंग होता है, दूसरा तार लगा होता है। उस तार को अपने स्ट्रिंग से किस पॉइंट पर रगड़ रहे हो, वहां पे बनेगा क्या? एंटी नोट, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन होगा ज्यादा, राइट? है ना? तो आप एंटी नोट कहां बना रहे हो, इस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा ओवरटोन या कौन सा हार्मोनिक पे आपका स्ट्रिंग साउंड क्रिएट करेगा। ओके बेटा? समझ में आई बात? सर हाँ बेटा बोलिए। सर एंटीनोड कभी भी रिजिड एंड पर नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? रेजिडेंट तो मूवी नहीं कर सकता, वहां तो हमेशा नोट बनेगा। ये तो सबसे बेसिक है ना। इससे तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का रूल निकाला है कि रिजिड एंड पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा। याद है? Yes, sir. चलो फिर अभी क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा सा बाकी स्ट्रिंग वेव का वो करेंगे और साउंड वेव शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा? बाय सर। बाय बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।